जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ अल्पना पांडे और आज मैं हिंदी साहित्य का आपको फिर पार्ट 5 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1965 गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के 2 पेज के सारांश हम पहले पढ़ चुके हैं। अपने पहले वीडियो में हम उसकी व्याख्या आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे संक्षिप्त रूप में उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। लेखक अरविंद कुमार सिंह इस पाठ में पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं उनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग है। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कदिट कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हुए। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में ही प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बताया गया था तथा कई पत्र में लेखक प्रतिदिन प्रतियोगिताएं आयोजित की है। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखे जाते हैं। ये तो था बच्चों इन 2 पेजों का सारांश संक्षिप्त रूप में। अब आगे हम आज पढ़ते हैं। यहाँ से लेखक कह रहा है जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। यानी तह का अर्थ है गहराई, बारीकी, सूक्ष्मता और बेसब्री यानी अधीरता। तो यहाँ लेखक कह रहा आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को पत्र लिखा ना हो या लिखाया ना हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा कि जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को पत्र ना लिखा हो या फिर किसी के पत्र का इंतज़ार ना किया हो। यानी पत्रों का इंतज़ार बहुत ही बेचैनी से जारी रहा है, बहुत ही बेचैनी से लोग करते रहे हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं था। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। बच्चों, यहाँ उत्सुकता का अर्थ अधीरता, इंतजार, प्रतीक्षा, मिसाल यानी उदाहरण, परिवहन यानी यातायात। तो लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि सैनिक कितने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का इंतजार करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों, घर वालों के पत्रों का इंतजार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचाने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता था। पर अब वह बात नहीं है। अब तो यह तेज गति से होने लगा है। यातायात के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। आगे देखते बच्चों। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की
कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ बच्चों इकलौता का अर्थ है अकेला, विकसित, बढ़े, पुरखों यानी पूर्वजों, सजोकर, संभालकर, विरासत यानी धरोहर, उद्यमी, व्यापारी, अनुसंधान और खोज। तो पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी था। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन थी। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वह जमाना कैसा था और उस समय में किस तरह के कार्य हुआ करते थे। नेक्स्ट, आगे, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के नाम पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब लेखक यहाँ कह रहा है अगर उस समय में, यानी एक समय ऐसा उस समय में अगर होता कि इतने सारे साधन उपलब्ध होते तो शायद पंडित नेहरू अपनी पुत्री को पत्र ना लिखकर फ़ोन करते। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तमाम महान कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो तमाम यानी सभी, हस्तियों यानी नामी लोग। यहाँ लेकर कह रहा है कि इतनी स्पीड से मैसेज हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को हम सहेज कर यानी संभाल कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। ठीक है, आगे, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ये पैमाना यानी मापदंड। लेखक कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी युवाजन पढ़ना चाहते हैं। जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में हालात कैसे थे, कैसा समय था और कैसा चलन था, समाज किस दशा में था, यह सब जानने और समझने का मौका मिलता है, और यही एकमात्र मापदंड है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए थी। साबित यानी सिद्ध, और जमीनी का अर्थ है बच्चों वास्तविक, यानी इन पत्रों ने साबित कर दिया कि यह युद्ध हुआ था और 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था, और उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था, उसकी कितनी ज़मीनी मजबूती यानी कितनी वास्तविकता है, इन पत्रों ने यह साबित कर दिया था। इन पत्रों के द्वारा ही सही जान पाए कि उस समय में जो संग्राम छिड़ा था, वह युद्ध छिड़ा था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वहाँ वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज यानी महान,
यहाँ लेखक कह रहा है किसी भी पत्र पर अगर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख जाता तो वह पत्र महात्मा गांधी के पास अपने आप पहुंच जाता। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य महान हस्तियां, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। महात्मा गांधी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे महान हस्तियों ने हिस्सा लिया था। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ तथा उनके नाम पत्र के ऊपर लिखे जाते थे और वे पत्र सीधे उनके पास पहुंच जाया करते थे। आगे लेखक कह रहा है गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर वे पत्रों का जवाब देने के लिए मामले में उनके कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। तो यहाँ लेखक कह रहा है लोग उन्हें देश विदेश से पत्र लिखते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी बराबरी नहीं थी। वह हर किसी का पत्र का जवाब अवश्य देते थे, यानी उत्तर अवश्य देते थे। आगे लेखक कह रहा है अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिले जाते हैं। यहाँ लेखक कह रहा है जब लिखते समय में उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। आजकल भी जो पुराने लोग बचे हैं, हम उनके द्वारा लिखे गए पत्र उनके आसपास गाँव में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो यहाँ बच्चों प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र, ठीक है। अब लेखक कह रहा है कि पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रख लिया है। ड्राइंग रूम में इन पत्रों को एक फोटो फ्रेम में फ्रेम करवा कर बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर रखे हुए हैं। पत्र पाठक के मनोभाव पर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं, यानी उन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर ही आधारित कहानी पर लिखी गई है। नेक्स्ट, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बचपन के नाम, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यहाँ दस्तावेज का मतलब है बच्चों प्रमाण पत्र। महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र जिन्हें सहेज कर रखा गया है, किसी प्रमाण पत्र से वे कम नहीं है। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिख्यो है कहानी में संकलित किया गया है। यानी एक कहानी की पुस्तक है, हमको लिख्यो है, इनमें इन लोगों के पत्रों को संकलित किया गया है। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। अब आगे लेखक कह रहा है, कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद यानी तत्पर। यानी लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद जो कि साहित्यकार के बहुत जाने माने लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। आगे, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। संग्रह बच्चों यानी संग्रह का अर्थ होता है जमा करना, प्रकाशित छापना, तथ्यों यानी हकीकत, मनोदशा यानी मन की दशा, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब।
तो यहाँ लेखक कह रहे हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच लिखे गए पत्रों को छापा गया, जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरूक किया गया और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी मिलता है। जब भी इन पत्रों को हम पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को, उस समय की वास्तविकता को हम जान पाते हैं। नेक्स्ट, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यहाँ गुडविल डाक विभाग यानी वे पत्र जो अनौपचारिक होते थे उनका विभाग। तो लेखक कह रहा है भारत में पत्रों की लिखे जाने की और उनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, पर उसका असली विकास आज़ादी के समय हुआ था। और तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास किया तो वो था गुडविल डाक विभाग ने, जिसका अर्थ है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग, अर्थात एक दूसरे को लिखे गए अनौपचारिक पत्र। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बीच भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। तो लेखक कह रहा है कि पत्र लेखन एक कला है और पत्र एक दूसरे को भेजना लोगों को जोड़ता है। आज के समय भी चिट्ठी पत्री ने अपनी महत्ता को खोया नहीं है, अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। आज भी लोगों को चिट्ठियों पत्रों का इंतजार रहता है। नेक्स्ट, शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता है। लेखक कह रहा है आलीशान यानी शानदार और दुर्गम यानी कठिन रास्ते। आज भी अलग अलग स्थान के लोग, कठिन रास्ते में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, बर्फ में और जंगलों में चिट्ठियों और पत्रों का इंतजार बहुत ही बेचैनी से कर रहे हैं। चाहे शहरी इलाके में शानदार हवेलियाँ हों या फिर झोपड़ियों में रहने वाले लोग, या फिर गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक इंतजार करते हैं। नेक्स्ट है, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। आयामी यानी हर तरफ, यानी किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाना होता है। इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आप जहां देखें, हर मोहल्ले में, गांव में, गली में, शहरों में आप डाकखाना अवश्य ही पाएंगे। नेक्स्ट, दूर देहात में लाखों गरीबों घर में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गरीबों गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अर्थव्यवस्था यानी घर चलाने का जरिया। यहाँ लेखक कह रहा है कि चाहे गांव के लोग हों, चाहे जो है दूर के लोग हों, सबके घरों में जो है चूल्हे जलाने के लिए मनी ऑर्डर का पैसा बाहर से आता है। ठीक है, और ये जो है यानी जो गांव के लोग हैं और जो गरीब बस्तियों में रहते हैं उनके घरों के लोग बाहर काम करते हैं और वे वहाँ से जब पैसे भेजते हैं चिट्ठी या मनी ऑर्डर के द्वारा, तो उन पैसों से उनके घर की अर्थव्यवस्था चलती है, यानी उनके घर में चूल्हे जलते हैं। लाखों गरीबों लोग उन्हीं से खाना पकाते हैं। तो इसलिए जो गरीबों या और गाँव में की बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आते हैं डाकिए, उनको वे लोग देवदूत के यानी ईश्वर के रूप में देखते हैं। तो बच्चों, आज यहाँ पे आपका पाठ 5 पूरा होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सैनिक किसका उत्सुकता से इंतजार करते हैं? सेकंड, विरासत के रूप में किसकी चिट्ठियों को सहेज और सजोकर रखा जाता था? थर्ड, किन लोगों की पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है? फोर्थ, गांव के लोग डाकियों को किस रूप में देखते हैं? एंड फिफ्थ,
करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज कहाँ पहुँचते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। आज यहीं तक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।